हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 6.3 के बेसिक तथा इसके कुछ उदाहरणों के सवालों को करने वाले हैं। क्योंकि प्रश्नावली 6.3 करने से पहले इसके बेसिक को सीखना बहुत ही जरूरी है। तो यहां पर जो हमारे पास 6.4 है, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां, यह हमने 9th क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा था। अगर उस समय हमने नहीं सीखा हो तो आइए हम इसका कुछ रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इस प्रश्नावली के उदाहरणों के सवालों को करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले दिया है इन्होंने त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी के कितने नियम है, तो 3 नियम है। पहला नियम है एंगल एंगल समरूपता, अर्थात ए समरूपता, अर्थात कोण 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 समरूपता। तो इसमें किन्हीं भी दो ट्राइंगल हो या त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होना चाहिए। जैसे कोण ए तो कोण पी बराबर होना चाहिए, और उसी तरह से कोण बी तो कोण क्यू बराबर होना चाहिए, और कोण सी तो कोण आर बराबर होना चाहिए। तो ये कहलाएगा हमारे पास में एंगल 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 समरूपता। ये पहला नियम। दूसरा नियम कहता है साइड 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 समरूपता, अर्थात इसके संगत भुजाएं सेम अनुपात अर्थात बराबर होना चाहिए। फिर उसी तरह से कहता है कि भुजा कोण भुजा समरूपता, अर्थात इस ट्राइंगलों में एक भुजा, एक कोण और एक भुजा, ये समरूप होना चाहिए। तो हमारे कोई भी दो त्रिभुज समरूप आकृतियां ये समरूप त्रिभुज कहलाएगी। तो ये नियम हमें अच्छी तरह ध्यान देना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट नियम जो हम प्रश्नावली 6.1 के बेसिक में सीखा था, वो था बहुभुजों की समरूपता के दो प्रतिबंध। ये अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि ये प्रतिबंध तो एग्जामों में भी आते हैं। तो इसके दो प्रतिबंध हमने क्या देखे थे कि इसके संगत कोण बराबर होना चाहिए, अर्थात दो ट्राइंगल है या दो बहुभुज है, उसके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और दूसरा नियम क्या था कि उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए। एक ही अनुपात का मतलब ये है कि जैसे ए बी बटे में क्या होना चाहिए, पी क्यू, और उसी के बराबर होना चाहिए बी सी बटे में क्यू आर, और बराबर होना चाहिए ए सी अपन में पी आर। तो इस तरह से हमारे दोनों नियमों के आधार पर ही ये प्रश्नावलियां होने वाली है। तो आइए हम प्रश्नावली 6.3 के कुछ उदाहरणों के सवालों को करते हैं। तो आइए करते हैं हम इसका उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 जो अभी हमने बेसिक सीखा है उसी के आधार पर है। क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है, देखिए। इन्होंने उदाहरण नंबर 4 में कहा है कि आकृति 6.29, अर्थात ये हमारी आकृति है 6.29 में यदि पी क्यू समानांतर है आर एस के, अर्थात पी क्यू और आर एस दोनों ही पैरेलल लाइन है, अर्थात समानांतर लाइन है। तो हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल पी ओ क्यू, अर्थात पी ओ क्यू, और ट्राइंगल एस ओ आर, अर्थात एस ओ आर, ये दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं, समरूप है। तो यहां हमारे समरूप होने की कसौटी 3 बताई थी, या तो इनकी तीनों साइडें सेम होना चाहिए, या फिर तीनों एंगल बराबर होना चाहिए, ओके, या फिर इसकी एक साइड एक एंगल या एक साइड बराबर होना चाहिए। अगर मैं तीनों में से अगर कोई चीज प्रूफ कर देता हूं तो ये समरूप हो जाएगा। तो आइए देखो कैसे करते हैं हम। सबसे पहले तो जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है इन्होंने मुझे दिया है कि पी क्यू समरूप है आर एस के, अर्थात ये दोनों समरूप है। तो यहां पर मुझे सिद्ध क्या करना है, फिर सिद्ध करना है हमें ट्राइंगल पी ओ क्यू समरूप है ट्राइंगल एस ओ आर, ये मुझे प्रूफ करना है। बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। तो उपपत्ति में देखो, उपपत्ति में हम एक काम करते हैं, ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ये लिखा मैंने ट्राइंगल पी ओ क्यू तथा ट्राइंगल एस ओ आर में, बस इनमें अब मुझे कोई 3 चीज ढूंढ लेना है। या तो इसके दो भुजाएं बराबर बता दूं, एक कोण बराबर बता दूं, या तीनों कोण बराबर या तीनों भुजा बराबर। तो अपन देखते हैं इसमें क्या हमें बराबर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये देखो, 9th में हमने देखा था एकांत खंड में बनने वाला कोण जो जेड की आकृति का होता है वो हमेशा ही बराबर होता है। तो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे कि एंगल P बराबर है एंगल S, लेकिन क्यों, एकांत खंड में बनने वाले कोण।
ठीक है। उसी तरह से देखिए, जिस तरह से यहां पर एक जेड वाली आकृति बनी है, ठीक उसी तरह इसे भी नोट कीजिए। ये गया और इस तरह से ये भी एक जेड बना रहा है यहां पर, इसका मतलब ये भी एकांत खंड में बनने वाले कोण हो गए। तो मैं यहां पे भी लिख सकता हूं कि एंगल Q बराबर होगा एंगल R, ये भी एकांत खंड में बनने वाले कोण हो गए। अब एक चीज और बराबर बता दो, दो तो कोण मैंने दोनों के बराबर बता दिए। अब ये वाला कोण देखिए, इस वाले कोण को, ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, जो 9th में हमने बहुत अच्छी तरह देखा था। तो शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल POQ बराबर होगा एंगल ROS। ये कौन से कोण हो गए? शीर्षाभिमुख कोण। तो इस तरह से बच्चों मैंने यहां पर एंगल 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 अर्थात इसके तीनों एंगल बराबर बता दिए। तो इसी नियम के आधार पर दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं यहां ट्राइंगल POQ समरूप है ट्राइंगल SORK। और किस नियम से हुए? एंगल 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 समरूपता। और इस तरह से मैंने इसे प्रूफ कर दिया। बहुत ही आसान सवाल था और इसी तरह से हमने इसको काफी इजी तरीके से कर लिया। आइए ठीक इसी तरह से अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 5 को। तो बच्चों देखिए, उदाहरण नंबर 5 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आइए देखें उदाहरण नंबर 5 में ये क्या कह रहा है। तो उदाहरण नंबर 5 में कह रहा है कि आकृति में कोण P ज्ञात कीजिए, अर्थात ये कोण मुझे ज्ञात करना है, ये वाला। लेकिन कैसे होगा? देखो, इसके लिए मुझे इन दोनों आकृतियों को पहले समरूप बताना होगा, क्योंकि इन्होंने इसकी साइडें दे रखी है। देखिए ये, अगर मैं इसके साइड के नियम से अगर इसे समरूप बता देता हूं, तो इसका मतलब ये है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण भी फिर बराबर हो जाएंगे। तो जितना कोण C का मान होगा उतना ही कोण P का मान होगा। तो सबसे पहले तो आइए हम इन आकृतियों को समरूप बताने की कोशिश करते हैं। तो यहां लिख लेते हैं अपन हल। और सबसे पहले मैं लिख लेता हूं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। तो इनके संगत भुजाओं को हम सेम रेशो में लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं हमेशा समानुपाती होती है। तो समरूप त्रिभुज अगर इनको बताना है तो उनकी भुजाओं के रेशो को देखते हैं बराबर है या नहीं। तो मैं सबसे पहले भुजा ले लेता हूं AB। अब AB है 3.8, तो उसकी संगत भुजा कौन सी होगी? इससे डबल 7.6। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा QR बराबर हो जाएगा, भुजाएं क्या है 3.8 और अपॉन में 7.6। इन दोनों को हम काटेंगे तो यह आएगा 1/2। बड़ा आसानी से हुआ। अब उसी तरह से हम ले लेते हैं BC। तो अब लिया मैंने BC, तो BC 6 का डबल 12 ये रहा, मतलब PQ। तो ये लिखा मैंने PQ, तो 6/12 और ये दोनों कटेगा, 6 कम 6 और 6 6 6 दूनी 12। देखो ये दोनों बराबर आए। उसी तरह लास्ट में अब ले लेते हैं हम AC। AC का डबल क्या है? 6.√3। इसका मतलब है कि PR हो जाएगा। तो ये हो गया PR, तो 3√3 अपॉन में हो गया 6√3। तो √3 से √3 गया और 3 1 कम 3 और 3 3 3 दूनी 6। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि इस दोनों ही ट्रायंगलों की जो भुजाएं हैं वो सेम रेशो में हैं, अर्थात AB अपॉन में QR बराबर है BC अपॉन में PQ बराबर है AC अपॉन में PR। अगर इसकी भुजाएं सेम रेशो में है तो समरूपता का जो नियम है वो ये कहता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं सेम रेशो में अगर हो तो दोनों ही त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABC समरूप है ट्राइंगल PQR। कौन से नियम से? तो साइड 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 समरूपता। तो अगर ये समरूप है तो इसके संगत कोण भी फिर बराबर होंगे नियम नंबर 2 से। तो संगत कोण अगर बराबर होंगे तो मैं अगर कोण C का मान अगर यहां निकाल लेता हूं तो फिर कोण P भी बराबर होगा। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि कोण C बराबर होगा कोण P के। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये नियम अच्छी तरह से याद कर लेना। चलिए आइए, अब हमारा मेन लक्ष्य होगा कोण C निकालना। कैसे निकालेंगे? तो त्रिभुज वाले नियम से।
अब मैं यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकाल लेता हूं। तो त्रिभुज ए बी सी में अगर देखा जाए तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा 180। क्यों? क्योंकि त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, एंगल ए कितना है मेरे पास 80, एंगल बी कितना है 60 और एंगल सी ज्ञात करना है, क्योंकि एंगल सी अगर निकल गया तो एंगल पी भी निकल जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 60 में 180 जोड़ेंगे तो आएगा 140 प्लस एंगल सी बराबर 180। 140 का पक्षांतरण कर दीजिए, तो एंगल सी बराबर 180 माइनस 140, तो 180 में से जब 40 घटाओगे तो आएगा 40। तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी का मान आया 40। तो एंगल सी और एंगल पी बराबर है, इसलिए एंगल पी का मान भी आ जाएगा 40 डिग्री। और बच्चों ये बड़ी आसानी से हमने यहाँ पर आंसर निकाल दिया। तो इस तरह से हम समरूपता की कसौटी के आधार पर सवालों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस नियमों को जरूर याद रखना। आइए ठीक इसी तरह से अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 6 को। तो देखिए उदाहरण नंबर 6 क्या दिया है। उदाहरण नंबर 6 पिछले सवाल से भी ज्यादा इजी है। क्या कहा इन्होंने कि आकृति में ये जो हमको आकृति दिखाई दे रही है, इसमें AO डॉट BO बराबर है CO डॉट OD। तो दर्शाइए कि एंगल A बराबर एंगल C है, अर्थात ये जो एंगल A है ये एंगल C के बराबर बराबर है। और साथ में बताना है कि जो एंगल B है, ये वाला एंगल है, ये D के बराबर है, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर है। ये मुझे बताना है कैसे होगा। तो हम देखें, अगर इन दोनों ट्राइंगलों को मैं समरूप बता देता हूं तो समरूप त्रिभुजों के संगत भाग क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बताने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमको क्या दिया है। इन्होंने दिया है कि AO डॉट BO बराबर है OC डॉट OD, ये इन्होंने दिया है। फिर हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि एंगल A बराबर है एंगल C और एंगल B बराबर है एंगल D, ये हमें बताना है। तो देखिए उपपत्ति में, देखिए उपपत्ति में जो दिया है पहले वो देखिए, AO डॉट BO बराबर है OC डॉट OD, ये कहां से लाया, ये इन्होंने दिया है। ये देखिए ये इन्होंने यहां दिया है। हमें करना क्या है, देखो ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहां हम डिवाइड कर सकते हैं इसका, और ये अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां इसको डिवाइड कर दो। सीधा सा काम हमें करना। देखिए ये लिखा मैंने AO, अब ये वाला हिस्सा देखिए, ये यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से इधर लाके ऐसे लिख सकता हूं OC। उसी तरह से यहाँ पे शेष क्या बच गया, ये इधर आ गया तो क्या बच गया OD। अब ये देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा डिवाइड। अब यहां पर चेक कीजिए, ये बनी है हमारी समीकरण नंबर 1। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि AO और उसके ही बराबर क्या है हमारे पास OC है, अर्थात ये दोनों भुजाएं सेम रेशो में हैं। वहीं पर OD अर्थात ये भुजा किसके, BO के सेम रेशो में है। अगर ये सेम रेशो में है इसका मतलब है कि ये हमारा पहला समीकरण 1 हो गई। अब समीकरण 2 के लिए मुझे सिर्फ एक एंगल और बताना है। देखो ये भुजा और ये भुजा, तो दो चीज तो मैंने बता दी, यहाँ भुजा भुजा इक्वल। अब मुझे अगर ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण हमको मालूम है दोनों ट्राइंगलों का बराबर होता है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गया। अर्थात मैं एक चीज और लिख सकता हूं कि एंगल AOD बराबर है एंगल BOC के, एंगल BOC के, ये भी बराबर है। क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण। तो इस तरह से मैंने इस ट्राइंगल की, ये हुई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, एंगल भुजा कोण भुजा समरूपता से हमारा ये प्रमेय सिद्ध हुआ कि ये दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गए, समरूप हो गए। और समरूप अगर त्रिभुज है तो उसके संगत पार्ट्स भी बराबर हो गए, अर्थात उसके संगत कोण भी बराबर हो गए। तो मैं लिख सकता हूं, अतः त्रिभुज AOD समरूप होगा त्रिभुज BOC। और कौन से नियम से, तो हम लिखेंगे भुजा कोण भुजा
समरूपता से ये दोनों ही समरूप हुए, और समरूप त्रिभुज अगर है तो इसके संगत भाग भी बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के, और एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी के। बस ये इतना सा हमें प्रूफ करना था, छोटा सा सवाल था। इति सिद्धम, प्रूफ दे, बड़ा इजी सवाल। आइए ठीक इसी तरह अब हम करते हैं लास्ट उदाहरण, उदाहरण नंबर 7 को। तो बच्चों देखो उदाहरण नंबर 7 क्या दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और फिर हम इसको करते हैं। इन्होंने बोला है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की, तो अपन मान लेते हैं कि ये लड़की है और इस लड़की की लंबाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है ये, बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 सेंटीमीटर की चाल से चल रही है, अर्थात ये खंबे से जो इसकी चाल है, ये लिखा मैंने चाल, तो इसकी चाल कितनी है 1.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये चल रही है, ठीक है। ये तो इसकी चाल हो गई लड़की की। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो बल्ब अपन मान ले कि यहां लगा हुआ है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है 3.6 मीटर, ठीक है ना। तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी, तो 4 सेकंड ये चलती है, तो ये तो हो गया इसका समय चलने का, तो समय क्या हो गया 4 सेकंड। तो अब हमें बताना है कि जब लड़की 4 सेकंड बाद यहां आ गई तो इसकी छाया की लंबाई क्या है, तो अपन छाया की लंबाई को x मान लो कि छाया की लंबाई क्या है x है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि मुझे ये वाली दूरी निकालना पड़ेगी। कैसे, पहले हम जमा लेते हैं सवाल को, फिर देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं कि लड़की की लंबाई कितनी है, CD बराबर 90 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों यहां पर बाकी की सारी चीजें मीटर में दी है और लड़की की जो लंबाई वो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को आपको कहीं बदलना पड़ेगा मीटर में। तो आप यहां मान लो कि चूंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, अर्थात 100 का जब मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो 90/100, तो बराबर कितना आ जाएगा 0.9 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से लड़की की जो लंबाई है वास्तविक लंबाई CD, ये जरूर ध्यान देना, वो है 0.9 मीटर, और इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेना। चलो ये आ गया। अब आगे बोल रहा है कि एक खंबे के आधार से 1.2 मीटर की चाल से, अर्थात इसकी चाल कितनी दी इन्होंने, चाल दी है इसकी 1.2 मीटर पर सेकेंड, चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6, अर्थात बल्ब की जो हाइट है वो अपन बाद में लिख लेंगे, हाँ उसकी जो समय है वो जरूर दिया इन्होंने, चलने का समय है हमारे पास में 4 सेकेंड। तो 4 सेकंड बाद लड़की यहां पहुंच रही है, तो अब हमें सबसे पहले तो ये दूरी निकालना पड़ेगी, वो कितनी दूरी तय करी उसने। तो अब मैं निकाल लेता हूं इसकी दूरी, चली गई दूरी, तो दूरी क्या है हमारे पास BD। तो दूरी का सूत्र होता है समय मल्टीप्लाई चाल, ये दूरी का सूत्र है। समय कितना ले रही है वो 4, और चाल कितनी है इसकी 1.2, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 4 दूनी 8, 4 एकम 4 मीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया 4.8 मीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई 4.8 मीटर। अब ये याद रखना है हमको। अब लगभग हमने सभी चीजें निकाल ली है, अब सिर्फ इसे जमाना है। अब यहां पर हम सिर्फ एक बल्ब की हाइट निकाल लेते हैं कि बल्ब की हाइट कितनी दी है इन्होंने। बल्ब की ऊंचाई, बल्ब की ऊंचाई क्या है हमारे पास AB, तो AB बराबर दिया है इन्होंने 3.6 मीटर, ये रहा, ठीक है ना। अब यहां पर ये दो ट्राइंगल है। अब मुझे बताना है कि इस लड़की की छाया की लंबाई अर्थात x कितना है। अगर मैं ABE और CDE इन दोनों ट्राइंगलों को समरूप बता देता हूं, तो समरूप त्रिभुजों के संगत पार्ट्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बड़ी आसानी से मैं त्रिभुजों की संगत भुजाओं को सेम रेशो में करके मैं ये बड़ी आसानी से निकाल लूंगा। तो सबसे पहले तो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बताओ। तो अब हम लिखेंगे यहां त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CDE में, CDE में। चलो
अब हम यहां पर बताते हैं इसकी कोई भी 3 चीजें या 2 चीजें बराबर, अगर मैं इसके 2 कोण भी बराबर बता देता हूं तो समरूपता की कसौटी पे खरे उतर जाएगा। तो देखिए यहां पर खंभा ऊर्ध्वाधर खड़ा है अर्थात 90 डिग्री और लड़की भी ऊर्ध्वाधर खड़ी है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल सी डी ई, लेकिन क्यों? प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसके बाद में ये वाला, ये दोनों ही ट्राइंगलों में कॉमन है। अगर बात करी जाए तो एंगल ई बराबर है एंगल ई दोनों ही ट्राइंगलों में, क्यों? उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन। तो यहां पर हमने दोनों एंगल बराबर बता दिए, इसका मतलब यह हुआ कि ट्राइंगल ए बी ई और सी डी ई दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गए? समरूप हो गए। तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ए बी ई समरूप है ट्राइंगल सी डी ई। कौन से नियम से? कोण समरूपता से ये दोनों ही एंगल बराबर हो गए। और अगर ये दोनों एंगल बराबर और अगर ये दोनों ही त्रिभुज समरूप है तो फिर इनकी संगत भुजाएं क्या हो गई? सेम रेशो में हो गई। तो आइए हम इनकी संगत भुजाओं को ले लेते हैं। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी? जैसे ये ट्राइंगल में मैं ए बी लेता हूं तो इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी? सी डी। चलो उसी तरह से अगर बड़े त्रिभुज की मैं बी ई लेता हूं तो छोटे त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी? डी ई। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे। बी ए बी का मान कितना है? 3.6, ठीक है। सी डी का मान कितना है? तो सी डी हमारे पास में है, इसका जो मान निकाला था हमने 0.9, ओके। बीई टोटल दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी तो 4.8 है और यहां से यहां तक x है, अर्थात ये हो जाएगा 4.8 प्लस x। और डीई की दूरी है x। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम इन दोनों को काट लेते हैं, तो ये दोनों कटेगा कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। और ये आ गया 4.8 प्लस x अपॉन में x, ठीक है ना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम 4 में कर देते हैं। देखो मैं इसको यहां करवा देता हूं, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर क्या बच गया हमारे पास? 4.8 प्लस x। अब x का पक्षांतरण इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4x माइनस x बराबर 4.8। दोनों घटेंगे तो कितना बचेगा? 3x बराबर 4.8 और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, तो 4.8 अपॉन में 3 से इसे काट दीजिए तो x बराबर 3 एकम 3 और 3 छंग 18 मीटर। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी? 1.6 मीटर। और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से बच्चों हमने उदाहरण के लगभग सभी सवालों को कर लिया है। अब हम प्रश्नावली 6.3 के सवालों को करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बस इसी तरह हमारे साथ में बने रहना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.